हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और जितने साथी लाइव हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके दोस्त साथी हैं उनके साथ। कॉपी पेन नहीं लिया है तो भैया कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि जिन लोगों का भी आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है या फिर आप आगे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का भी पेपर देने वाले हो, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपको फायदा ही देगा। ठीक है, पीडीएफ आपको रेल बुक स्टडी नाम से सर्च करना है टेलीग्राम पे, वहां पे पीडीएफ डल रही है। पार्ट 1 का पीडीएफ डल चुका, मतलब प्रैक्टिस सेट 1 का मॉडल पेपर 1 कह सकते हो। ये है आपका मॉडल पेपर 2, और इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको अलग से बनाकर दे दूंगा, तो वहां से आप पुरानी क्लासेस भी देख पाएंगे। आइए बिना देरी को किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अभी 2-3 दिन स्टार्टिंग के 2-3 सेट में जो आपको कराऊंगा उसमें मैक्सिमम सवाल आपको 2024 वाले ही मिलेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको मैं अपने साइड से भी क्वेश्चन ऐड करते हुए सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा। बात समझ में आई? हाँ भैया, समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। तो ये माइक दिक्कत क्यों कर रहा है? सभी लोग सॉल्व करके बताइए। अब इन्होंने क्या बोला है, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो कहां पर पूछा गया ये आपको यहां पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए भी करा रहा हूं क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल जो है वो आरपीएफ एसआई का छोटा भाई है। ठीक है, तो बड़े भाई के नक्शे कदम पर छोटा भाई चलेगा, मतलब कांस्टेबल के सवाल उसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 16 एसपी, ये हमारा बराबर किसके दिया गया है? 12 सीपी के। ठीक है, तो यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो पता कर लोगे भाई। 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार, ये 4 बार, तो सीपी बटा एसपी कितना आ गया? देखो कई लोग अनुपात में गड़बड़ी कर देते हैं और वो 3/4 लिख देते हैं। हालांकि इन्होंने लाभ या हानि प्रतिशत पूछकर ये नहीं पूछा है कि हानि हो रहा है या फिर लाभ हो रहा है, बट आपको वो भी पता चलेगा। तो सीपी हमारा होगा 4 यूनिट, एसपी होगा 3 यूनिट। तो यहां पे क्या हो रहा है भैया? 1 का घाटा हो रहा है, किस पे हो रहा है? 4 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कराओगे तो क्या होगा? 25% आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? क्या होगा? 25% आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। और मैं आपको वो अतरंगी वाले क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो पेपरों में इस टाइम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो भी आपको दिखाया जाएगा, बिल्कुल भी घबराए ना। बस क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए और क्लास में आने के साथ सेशन को आप लाइक जरूर कर दो, मतलब अपनी हाजिरी लगा दो, और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास का समय है रात के 9 बजे, तो दिन भर चाहे जहां रहो, रात के 9 बजे रेल बुक स्टडी पर प्रैक्टिस करने आ जाओ। आ जाओ इधर। इन्होंने बोला एन प्रेक्षणों का योग 160 है और उनका औसत 40 है। तो भैया औसत कैसे निकाला जाता है? जोड़ में आप क्या करते हो, संख्या का भाग लगा देते हो। इसकी वैल्यू इन्होंने 40 बता रखी है। एन का मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इन्होंने एन की वैल्यू ना पूछकर आपसे पूछा कि 7n प्लस का 15 क्या होगा। रख देते हैं। 7 गुणे 4 28, और प्लस का यहां पे 15, यानी कि हो गया 43। ठीक है, आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि 2024 दिसंबर में रेलवे ने किस तरह से डाटा पूछा है। ठीक है, मतलब ये एवरेज का सिंपल ही प्रश्न पूछना चाहते थे, बट थोड़ा सा इन्होंने डाटा क्या किया भैया? चेंज कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा उसको परिवर्तित किया। और इस टाइप का प्रश्न मैं आपसे कल भी बोला था, आज भी कह रहा हूं, पेपर में आने की पूरी संभावना है। निर्मल, अजय, दिव्या, सुनील, अंकिता, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अरे भैया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कहां गया? कनिष्क, सुनील, राजेश, ट्रेन, बहुत बढ़िया।
यहां पे क्या दिया गया है, 4 की पावर 0.11 इक्वल टू एक्स, और y क्या है 4 की पावर 0.1। अब देखो, अब इस सवाल में जो लोग देखो रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे ना, आप देखोगे इंप्रूवमेंट हो रहा है। भाई हमने कल क्या समझाया था, आधार बराबर है तो भैया आधार पर ध्यान मत दो। इन्होंने x की पावर z लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का यहां पे जो मान है उसकी घात में z का गुणा करा लोगे, यानी कि 0.11 इंटू जेड, ये बराबर किसके हो जाएगा, y की पावर 2। तो यहां पे 0.1 में आप क्या करोगे, 2 का गुणा करा लोगे। ठीक है, दशमलव हटा रहे, इधर 100 का गुणा होगा, इधर 100 का गुणा होगा, तो 11 जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर ये आपका बना लेगा 20। तो जेड का मान कितना हो जाएगा भैया, 20/11। अब देखो 1 पॉइंट समथिंग आने वाला, सब में दिया गया, तो आगे भाग लगाएंगे, 11 से गया एक बार, बचा 9, यानी कि 90 दशमलव लगाने के बाद तो ये 8 बार जाएगा, तो अपने आप लिख दोगे कि 1.82 होगा, क्योंकि सवाल में भी बोला जा रहा है जेड का मान निम्न के निकट है, इसके निकट है। और वैसे भी आपको 1/9 का परसेंटेज 1/11 का पता है ना, तो उससे भी आप बता सकते थे कि 0.999 आता है, उसका ये क्या है, 2 गुना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, कोई सवाल स्किप तो नहीं हुआ। और देखो कैलकुलेटिव सवाल भी आए थे आरपीएफ एसआई में, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कहां पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता। मैं बार बार क्लास में समझाता हूं, भैया कॉपी पेन लेकर बैठो, कैलकुलेशन करो, क्योंकि अगर आपकी हैबिट नहीं होगी, मतलब आपके आदत में कैलकुलेशन नहीं होगा, तो पेपर में भी नहीं कर पाओगे। क्या समझे, तो अगर पेपर में कैलकुलेशन करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। बताइए, सॉल्व करके बताएं। निर्मल जी स्वागत है, कोशिश करिए डेली लाइव आने की और इस सवाल को बनाओ। देखो बातचीत तो बीच बीच में होती रहेगी, कुछ पूछोगे मैं बताऊंगा, बट आप जो है, ठीक है, सवाल बनाने पर ज्यादा ध्यान दे। और आपसे रिक्वेस्ट है, देखो डेली क्लास अटेंड करो। जैसे क्या है, आज मान लीजिए मैंने कोई कंसेप्ट बताया है, अब भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम वैसा सवाल 2-3 दिन बाद आपको अगर दिखा, हमें मतलब क्लास में दिखा, तो हो सकता है उसको फिर हम लोग थोड़ा स्पीड में कर लें। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, विपरीत दिशा में 30 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के साथ चलने में उसे 12 घंटे लगते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो धारा की गति क्या होगी। अब देखो यहां पे आप सवाल बनाते कैसे हो, अभी यही 90 दिया गया होता तो बहुत ही आसान हो जाता सबके लिए, बट यहां पे विपरीत दिशा में चाल क्या होती, x माइनस वाई। तो भैया इसका मान कितना दिया गया है, 734, और समय आपको बताया गया 30। धारा की दिशा में जब वो चलेगा तो बोला गया वही दूरी जो है भाई साहब तय करते हैं 12 घंटे में। देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऑप्शन आप देख लो, देखो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल पास में है ना, तो हम बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन से नहीं जा सकते हैं। यहां पर रेलवे ने इस बार, देखो अगर आप 2022 वाला पेपर उठाओगे ना, ऑप्शन मतलब थोड़ा सा ज्यादा बेकार है, बट इस बार उन्होंने एसआई में खेला किया है, ऑप्शन थोड़ा अच्छे दिए गए हैं। तो सवाल बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आलसीपना नहीं। आओ भाग लगाते हैं, 3 से डिवाइड, देखो 2 स्थान तक है तो 2 स्थान तक भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और यहां पे 3 छंगा 18, दशमलव लग गया, 12 छंग 72, फिर एक बार चला जाएगा, यहां पे बचा दो, फिर से एक बार, फिर बचेगा कितना 8। तो 12 7 84, मतलब 7 के पास में ये जा रहा है, या फिर 6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे देखो y की वैल्यू पूछी जा रही है, हमसे y का मान पूछ रहे, x नाव की चाल, y धारा की चाल। तो क्या किया जाता है, इसमें से इसको घटाकर 2 का भाग, बात समझना, यही तो करते हैं ना। अरे याद आया, तो इसमें से इसको घटा रहा हूं, कितना आएगा, ये आपका 0, 11 में से 4 घटाओगे 7 आ गया, यहां पे 10 में से 6 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 6 आ गया, और 5 में से 2 घटाऊंगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 का भाग। तो 18.35 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 18.35।
अब इसमें देखो ये कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको, यही मैं आपको कब से समझा रहा हूं। यही हम आपको कब से समझा रहे हैं कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा गुरु, बच नहीं सकते हो। आइए आंसर बताइए क्या होगा। स्क्वायर निकालना आता है भाई, स्क्वायर मैंने बता रखा आपको कि किस तरह से डायरेक्ट आप कैलकुलेट करते हैं अगर डाटा आ गया तो। ठीक है, अब से यहां पे सिर्फ इकाई अंक से आपका काम नहीं चल पाएगा भाई, 2 डिजिट का नंबर होता है तो आप जो है थोड़ा सा वैल्यू पता भी कर लेते हो। यहां पे भी देखो डाटा बहुत ही पास पास दिए गए हैं। ठीक है, किसका स्क्वायर पूछा जा रहा, 147 का स्क्वायर, 147 का वर्ग आपसे पूछ रहे हैं, क्या होगा बताइए। 147 का वर्ग आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। अब देखो, अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं तो 7 का भाग लगा के चेक कराऊंगा। मान लो कल यहां पे 148 होता, 149 होता, तब क्या करते भाई, तब तो आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना आना चाहिए ना। अब मैं तरीका बता रहा हूं, देखो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो ये सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, मतलब यही कंसेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, 147 में इसका वर्ग हमें कैलकुलेट, बहुत ही आसान तरीका है, तो ये a हो गया, ये b हो गया। अब देखो टर्म कैसे लिख रहा हूं, 7 का वर्ग 49, 98 गुणे 2 196, और यहां पे भी 14 का स्क्वायर 196। कोई भी डाटा आप दोगे ऐसे ही हम लोग स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखो इनको ऐड करा रहे, एक अंक लिखना है तो इकाई अंक 9 है, 4 आ गया हासिल, जोड़ोगे 200 तो 0 आ गया, बच गया आपके पास 20, इसमें 20 जोड़ोगे तो 216 बना दिया, बात खत्म। अब मैंने आपको समझाने के लिए ये सब लिखा, वरना मैं तो डायरेक्ट ऐसे ये भी नहीं लिखता ना, मैं तो 4 हासिल ले सकता हूं ना, 196 में 4 जोड़ सकते हैं ना। तो देखो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और चीजें पता होनी चाहिए। मेन दिक्कत क्या है ना, पता चला हमें पता ही नहीं, हम उल्टा सीधा कुछ भी किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो फिर कहां से सवाल बनेगा गुरु, बताओ। हाँ बिल्कुल नीरज, अगर यहां पे आप 150 माइनस 30 3 कर लिए हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट आप देखना बाकी भी अगर डाटा दिए जाए, जैसे 143 हो तो मुझे पता है तुम कहोगे 140 प्लस 3 करूंगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर रेखाओं पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर प्रति घंटे और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है बताइए। और देखो सबके आंसर पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपना सवाल देखना है कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। सबके चक्कर में पता चला आप भी जो है मस्त मगन है। जब भी दो गतिमान वस्तुएं हो, मतलब गाड़ी हो, ट्रेन हो, व्यक्ति हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, आप देखो दिशा कौन सी है। इन्होंने बोला है एक ही दिशा, ये बहुत जरूरी है। एक ही दिशा का मतलब क्या हो गया, समान दिशा। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा भैया, चाल घटती है समान दिशा में, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। तो 51 में से आप 42 घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला 16 सेकंड में पार कर देते हैं, ध्यान रखना ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब मैं इस 9 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करा रहा हूं, और आपसे बोला गया 16 सेकंड का समय लगता है। 9 से भाग 2 बार गयो, 2 से डिवाइड किया 8 बार गयो, तो 8 पंचे 40 आ गया। बट भैया ध्यान रखना ये दो ट्रेनें थी, उनकी लंबाई 40 आई है। आपसे पूछा गया प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 20 आ जाएगी। हालांकि इन्होंने 40 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो लोग गलत करने से बच गए, वरना जल्दबाजी में लोग यहां पे 40 भी बता देते हैं। कोई समस्या, बेचैनी, घबराहट, परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो तो मैं बीच बीच में आप लोगों के हालचाल पूछ लेता हूं कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है।
आंसर बताइए। देखो सवाल देखो, ये भी आपका आरपीएफ एसआई में, तो आपको अभी जो लेटेस्ट एसआई और एएलपी के क्वेश्चन करा रहा हूं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कराऊंगा, मैंने क्या बोला 2-3 दिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे कि आप एक बार देख लो, क्योंकि जो भी पेपर देने जा रहा है आपको आइडिया होने चाहिए कि इस समय कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं अपने साइड से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल करूंगा। 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के चारों ओर परिबद्ध एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बोले गुरु ये क्या है? देखो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो है एक, मान लीजिए गोला है, ऐसे समझो गोला है, उसके चारों तरफ बेलन है, या फिर ऐसे समझो एक बेलनाकार डब्बा है, उसके अंदर एक गोला बंद है, एकदम इधर भी भुजा को टच कर रहा है, ऊपर उसकी सतह को टच कर रहा है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया को भी टच कर रहा है, ऊपर भी उसको टच कर रहा है। तो एक छोटा सा रफ डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे ये समझिए एक बेलन हो गया, ये बेलनाकार हो गया। अब इसी के अंदर ना, इसी के अंदर वो जो गोला है वो है, इसी के अंदर है वो गोला, ठीक है। तो अब ये इसका सतह है, बात को समझो, मैं एक रफ डायग्राम बनाया हूं, ये मत कहना गुरुजी गोला कहां गया। तो इस तरह से है, ये कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आपको देखो यहां पे विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा ये क्या कह रहे हैं, डाटा हमें किस तरह से लेना है। बाकी मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझा देता हूं। देखो बोर्ड पर ध्यान दो, अगर मैं कलम उठा लिया हूं तो आप रख दो। आप मुझे ये बताइए, अगर इसकी त्रिज्या की बात करी जाएगी तो भैया त्रिज्या तो सेम होगी, यानी कि 2.8 होगी। बेलन की ऊंचाई क्या है? गोले के बराबर है ना, तो जो गोले का व्यास है वही ऊंचाई का काम करेगा। तो व्यास क्या होगा? त्रिज्या का 2 गुना, यानी हाइट 5.6। देखो हाइट कहीं दिया नहीं गया, यही आपको सोचना था। भैया अगर ये बेलनाकार बर्तन के अंदर बंद है गोला, तो इसकी जो ऊंचाई वही गोले की ऊंचाई, और गोले की ऊंचाई क्या होगा? गोले का व्यास होगा, ठीक है। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, तो इसका 2 गुना यानी हाइट ये आ गया। अब बाकी आपको पता है बेलन का आयतन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो आयतन आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 हो गया, त्रिज्या 2.8 और ऊंचाई 5.6। देखो भाग आपको लगाना, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो गुणा कराना, बट मैंने क्या बता रखा आपको, देखो यहां पे वैल्यू मतलब डिवाइड हो रही और 3 स्थान पे दशमलव लगेगा और वहीं लग भी रहा है, और इकाई का अंक 4 आएगा, वो भी देख लो क्योंकि सब में दिया गया है 4। सुनना, अगर आपसे मेंसुरेशन या फिर ज्योमेट्री में कोई भी चीज ऐसी पूछी जा रही जिसके फॉर्मूले में पाई आता है, तो आपका आंसर 11 का मल्टीपल होगा। हालांकि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 ना दी गई हो, ठीक है, क्योंकि आप 22/7 ले रहे हो ना, तो जब इसका गुणा होगा तो 11 का मल्टीपल तो आएगा ही। ऑप्शन चेक करा रहा हूं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कई बार बताता रहता हूं, अभी एक सवाल आगे मिलेगा उस पर, तो वहां पे भी बताऊंगा। सुनो, आप एक में मैं बहुत आराम से लगा रहा हूं, देखो 9 4 13 4 17, ठीक है, और 8 2 10 1 11, तो 17 और 11 का अंतर आया 6, मतलब ये डिवाइड नहीं। अब ऐसे ही सबको चेक कराएंगे, देखो 13 3 16, 15 1 16 16, तो अंतर 0 हो गया। 9 4 13 4 17, 8 1 9, ये डिवाइड नहीं होगा। 9 4 13 और 5 18, 10 1 11, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पे आपका काम बन गया। और देखो जहां पे सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया जाता है ना, तो वहां पे या तो इकाई अंक या तो डिविजिबिलिटी रूल लग जाता है, खासकर मेंसुरेशन के प्रश्न में। 100% मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, मैं आपसे 100% नहीं कहूंगा, बट ये जरूर कहूंगा कि लग जाता है। और बाकी देखो अगर आप मतलब रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, कुछ ऐसे सवाल भी जहां पे गुणा कराने की जरूरत पड़ेगी तो हम गुणा भी कराएंगे, वहां से भागेंगे नहीं कि अरे इसको तो आंसर बताओ। और देखो भाई मैंने आपको पहले ही बताया, देखो ग्रुप डी की क्लास बहुत ही शिद्दत के साथ मैंने शुरू करी थी,
ठीक है। बट आप लोग अपने साइड से उसमें जो है फिर बाद में कहते हो, बस पूछते हो कि कब होगा कब होगा, ये क्लास क्यों नहीं हो रही। कई लोग ऐसे हैं जो क्लास तो पूछते हैं और पता नहीं आप बाद में देखते भी होगे, बट देखो आपको अपने साइड से भाई जो भी आपके 2-4 मित्र हैं उन तक वीडियो को आप शेयर करें, वरना मैं देखो 4-5 क्लास तो मैं कराऊंगा, वो तो मैं अपने साइड से मतलब है कि उसके पहले ये नहीं कि एक ही क्लास में मैंने चेक कर लिया। बट अगर मुझे लगेगा कि जिस तरह का कंटेंट और मैं आपको एनर्जी के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग अपनी सहभागिता जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर भैया मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ और विकल्प देखना पड़ेगा। एक आयत की भुजा 8:10 के अनुपात में है, उसका परिमाप। देखिए परिमाप क्या होता है भाई, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, परिमाप क्या होता है 2 × L+B। ठीक है, तो 2 गुणे ये दोनों का जोड़ 18। अब देखो यहां पे परिमाप कितना, मतलब इसकी वैल्यू आपको 90 दी गई है। आप देखो ऐसे कर सकते हो, बट मेरी सलाह हमेशा ये रहती है आपके लिए कि भैया जहां पे परिमाप, एरिया ये सब आ जा रहा, अगर 2D में थोड़ा सा आप एक काम कर लिया करो, x लगा लो, वरना कई लोग गलत कर देते हैं, इसलिए कह रहा हूं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये 8x, अच्छा थोड़ा सा इसको और सॉल्ट कर लो भैया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4x और ये आपका 5x हो गया। ठीक, परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस का चौड़ाई, यानी कि यहां पे 9x बराबर दिया गया है 90 के। तो x की वैल्यू क्या होगी, 9 का भाग लगाया 10 बार, और 10 में 2 का भाग लगाओगे 5 आ गया। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 4 गुणे 5 20, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 5 गुणे 5 यानी कि 25। तो 20 गुणे 25 यानी कि कितना हो जाएगा 500। सबको पता है एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो 500 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करके बताएं, और जो लोग नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस क्लास का समय जो है वो है रात के 9 बजे। कितने बजे, रात के 9 बजे। इसका आंसर बताएं। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है, संख्या क्या है। क्या किया गया, संख्या को 50% बढ़ाया गया, तो आपसे कह रहे हैं 3720 मिल रहा है। अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो, ऐसा नहीं है सारे कठिन ही सवाल आएंगे, ये भी आया है। ठीक है, तो 50% का भिन्नात्मक मान होता है 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो संख्या 2 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 3 की वैल्यू आपको बताया गया है 3720 है, तो डाटा आपका कितने गुना, ये 1 गुना 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी कि 1240 गुना हो गया। हमसे पूछा जा रहा संख्या क्या थी, तो संख्या 2 यूनिट था, तो ये भी क्या होगा 1240 गुना हो जाएगा, तो 2480 संख्या हो जाएगी। अच्छा अगर ये पूछ लिया जाए कितना बढ़ाया गया था, देखो एग्जामिनर क्या करता है ना, कई बार लैंग्वेज से सवाल गलत कराते हैं। तो अगर ये पूछा जाएगा संख्या को कितना बढ़ाया गया था, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू बताओगे, तो 1240 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा, 1240 होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। हाँ 1240 जो अंधाधुंध बता रहे हैं ना, कि कुछ लोग भैया ध्यान देते हैं नहीं क्या पूछा गया है, बस इन्होंने का सुना तो कानपुर निकल लिए। हो सकता है मैं आपको कन्नौज भेज रहा हूं या फिर कनाडा भेज रहा हूं। ठीक है, बोले सर का सुना ही बड़ा, कानपुर भागो। आंसर बताइए क्या होगा। एक बहुत ही अच्छी बात बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, कंसेप्ट से रिलेटेड, ऐसा कुछ चुगली वाली बात नहीं है। अच्छा कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें मतलब चुगली करने में मजा आता होगा है। अगर इसकी पावर n है, ठीक है, आप भिन्न को अगर पलटोगे तो क्या होता है,
भैया घात में लग जाता है माइनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है घातांक तथा करड़ी में। x बटे y की पावर n है, अगर हम भिन्न को पलट दें तो क्या होगा, घात में माइनस लग जाएगा। इतना सा कंसेप्ट है। क्यों यहां पे मैंने समझाया, देखो p बटा q है, यहां पे q बटा p है, तो दोनों आधार को अगर बराबर कर लिया जाए, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो आप कहोगे गुरुजी घात भी बराबर होगी। क्या होगी, घात। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, किसी के आंसर देख के कॉपी पेस्ट मत करो। अभी धीरे धीरे जब मैं अपने सवाल ऐड करना शुरू करूंगा ना, तो आप देखोगे। और देखो आपको किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं भैया, पेपर में आप जाओगे, भीड़ नहीं जाएगी कि सब लोग ऐसे बैठ गए हो एक साथ सवाल बना रहे हो, कि पता चला सब लोग -11 बता रहे हैं, मैं भी बता देता हूं। नहीं, सॉल्व करो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। अब देखिए यहां पे p बटे q दिया गया है और इसकी पावर कितनी है, 2m प्लस का 2 है, ठीक है। यहां पे देखो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, p बटे q के रूप में लिख रहे हैं, p बाई q हो गया, ठीक है। अब इसकी पावर क्या होगी, मैंने बोला माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस का 9। यहां पे कंसेप्ट बता भी दिया है, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, आधार बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो 2m प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m माइनस का 9 हो जाएगा। j इधर, j इधर, तो m की वैल्यू -11। बताइए चमका कि नहीं चमका, मतलब सवाल समझ में आया कि नहीं आया। आइए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। इस तरह के क्वेश्चन भी मतलब कई सारे पूछे गए हैं, ठीक है। और प्लीज देखो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं अभी देखो नाम नहीं ले रहा हूं भाई, आपने किसी का नाम देख लिया तो क्या मतलब आप किसी को जानते हो, जरूरी है उस नाम से ही। भाई एक एरिया में एक ही नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, तो भैया क्लास में पढ़ लो, ठीक है। और अगर जो कह रहे हो आपके एरिया में आप उसे जानते हो, तो उसी से पूछ लेना ना, ठीक है। मैं सीधा टाइम आउट करूंगा, उसके बाद ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि गधों की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं यहां पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। कभी यह भी पूछा जाएगा सबसे बड़ा अनुपात क्या, तरीका बता रहा हूं, समझते चलना। देखो बटे मतलब x अनुपात y का मतलब x बटे y होता है, तो पहला डाटा हमारा 19 डिवाइडेड बाई 36, दूसरा हो गया 11 बटे 60 और 29 बटे 42 हो गया, और ये आपका 17 बटे 33 हो गया। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम एक बटे के रूप में लिखना चाह रहे हैं, भाग लगाओगे लगभग में 2 बार, ठीक है। ये देखो 2 से कम है बट 2 बार जाएगा, ये भैया देखो 5 बार चला गया, ये देखो 19 दूनी 38। अब आप मुझे ये बताइए, अब से कुछ लोग कहेंगे सर अगर पूछा गया होता सबसे बड़ा तो फिर मैं देखता ना। अभी मुझे ये बताओ, अगर मैं 1/2 लिख रहा हूं और 1/10 लिख रहा हूं, इसमें बड़ा कौन सा है, ऐसे समझो, दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं। 1 रुपए को 2 लोगों में बांटना है, 1 रुपए को 10 लोगों में बांटना है, तो यहां पे ज्यादा मिलेगा ना। कई लोग कंफ्यूज रहते हमेशा, तो ये बड़ा है, तो क्या होगा यहां पे सबसे, भाई यहां पे ज्यादा में डिवाइड हो रहा, तो सबसे छोटा आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अभी देखो मैंने यहां पे भैया कैसे लिख दिया है कि क्योंकि मुझे बताना था सबसे छोटा, ये 2 से कम था, ये भी 2 से कम था, ये भी 2 से कम था। अगर सबसे बड़ा पता करना होता तो थोड़ा सा हम लोग भाग लगाते, ठीक है। ये देखो 2 के पास में है, ये काफी इससे दूर है, ये सब कंसेप्ट फिर लगाते, ठीक है। अभी के लिए बस हमने इतना समझा है। अरे बात समझ रहे हो ना, ऐसा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, क्या कर दिया। बाकी देखो ऐसा नहीं कि वो इकलौता सवाल है, उसके बाद उस पर प्रश्न नहीं कराऊंगा, मिलेगा आपको, बताएंगे किसी दिन, वहीं पे उसी सवाल को उठा के बड़ी संख्या के लिए भी समझा दूंगा। ये देखो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है आपने मतलब ये पूछे जाने से पहले इस तरह का सवाल ना बनाया हो, मतलब आरपीएफ एसआई में पूछे जाने से पहले आपने ये सवाल बनाया ना हो, तो इसलिए ध्यान रखना।
चलिए आंसर बताइए क्या होगा भाई। और सभी लोग सेशन को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्लास का समय है रात के 9 बजे, तो कोशिश करें लाइव ही क्लास अटेंड करने की। जो लोग मतलब बाद में क्लास देखेंगे उनके लिए बता रहा हूं। यहां पे क्या दिया गया है, यदि x y की पावर 3 -1 के व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जो आपका x है ना वो डिपेंड किस पे करता है भैया, y³ -1 के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये इस तरह से बताया गया है। ठीक है, और ये कहना है कि अगर y का मान 3 होने पे 6 के बराबर है, कौन, x। जब y का मान 3 है तो x 6 है। अब देखो ये इस पर डिपेंड करता है, यानी कि x का मान क्या होगा भाई, यहां पे कोई एक कॉफिशिएंट आएगा इनटू का 1 डिवाइडेड बाई y की। इसीलिए देखो मैंने एक यहां पे इंपॉर्टेंट का साइन लगा दिया है कि इसको ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोगों के लिए प्रश्न नया हो सकता है। फिर से समझा रहे हैं, बोला गया x इसके व्युत्क्रमानुपाती पर डिपेंड करता है, तो x का मान इसका कुछ गुणांक होगा, कुछ गुना होगा। ठीक है, अब k की वैल्यू पता करनी है। ये कह रहे हैं y जब 3 है तो x 6 है, तो ये 6 हो गया, ये k हो गया, और ये आपका 1 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब माइनस का 1 हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, k का मान यहां से कितना आ जाएगा, 27 माइनस का 1 यानी कि 26 गुणे 6 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 156। ठीक है, 156 आ गया। अब सुनना, अब भाई साहब आपसे कह रहे हैं कि अगर y 8 है तो k का मान क्या होगा, यहां पे रखो। y 8 है तो x का मान क्या होगा, सॉरी, तो k का मान 156 है और y का मान आपको रखना है 8, तो 1 डिवाइडेड बाई 8 का क्यूब माइनस का 1, 8 का क्यूब 512, उसमें से एक आप घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 511, तो 156 बटा 511 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखो आप पता, मैं बार बार कहता हूं सबके लिए अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं है वैसे ही हर कोई स्टूडेंट भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो भैया किसी को हो सकता है वो पहले भी बनाया हो, किसी को हो सकता है एक बार में समझ में ना आया हो, किसी को इंपॉर्टेंट लगे, हमने भी यहां पे इंपॉर्टेंट का चिन्ह इसीलिए लगा दिया। तो आप ये नोट किया करो भैया रिवीजन का मतलब क्या है, और YouTube पर ये सुविधा उपलब्ध है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप ले लिया करो। एक बार फिर से समझा देता हूं, इन्होंने बोला देखो अगर कल को बोला जाता ना इसके समानुपाती तो 1/, नहीं लिखते। ये क्यों लिखा हूं, क्योंकि इन्होंने बोला व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलता है, बात समझ रहे हो, तो बराबर के यानी कि कोई ना कोई गुणांक होगा, कोई ना कोई कॉफिशिएंट होगा, इस वजह से हमने यहां पे के लिखा है। के का मान निकाल लिया, वाई का मान 8 रख दिया और के का मान रख दिया। आंसर बताओ, आंसर बताइए। देखो इसीलिए कहता हूं कल इसका बेहतरीन तरीका बताया था, मेथड समझाया था, आज भी वही लगाएंगे, बेहद आसान तरीका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यूज करो। और देखो एक बात आपको यह भी पता होगा, आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, ये सुन रखा है कि नहीं, आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो कुछ लोग आधा ज्ञान लेकर पेपर में पहुंच जाते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे। देखो 910300 दिया गया है, आप ये बताइए एक अंक की संख्या अगर जोड़ी जाएगी तो वो जाहिर सी बात है यहीं पर जुड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इनको जब आपने ऐड कराया तो आपको मिला 4, ठीक, इसको हमने ऐड कराया ये मिला 9, बात समझ रहे हो, यहीं पे वो संख्या जुड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना भाई, यही तो यूनिट प्लेस है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, अभी तो बहुत ही आसान था, तो 5 सीधा आपका आंसर, बात खत्म। मैंने क्या बताया, 11 का डिविजिबिलिटी रूल वहां पे भी लगाया था, यहां पे थोड़ा बता देता हूं, दाहिने तरफ से एक छोड़ के जोड़ना शुरू करो, जो बच गया उसको जोड़ लो। इन दोनों का जो अंतर है वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहां पर क्या आना चाहिए भाई, 0 कैसे बनाएगा, अगर ये भी 9 बन जाए, ठीक है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। सिंपल सा सवाल, मतलब सवाल देखो कई लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा,
वो जोड़ जोड़ के 11 का भाग लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा काम आपको नहीं करना है। और देखो, रेलवे का जो लोग पेपर सेट करते हैं उन्हें अभाज्य संख्या से बड़ा लगाव है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभाज्य संख्या के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल लास्ट के 2 जीरो को इग्नोर कर। अब देखो, मैं क्या बता रहा हूं भाई, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। और इवन लास्ट के 2 जीरो को नहीं, अगर इस तरह से डाटा दिया गया है ना, कहीं पे भी 2 डिजिट है तो हम इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बट अब इतना इन डेप्थ नहीं लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे काउंट होगा इवन के रूप में, एक जगह पे काउंट होगा वो ऑड के रूप में, ठीक है। आंसर बताइए भाई, आंसर बताइए। क्या बोला गया है? 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? अब देखो, क्या यहां पे वो मोबाइल नंबर काम करेगा? वो कह देगा इनकमिंग की सारी सेवाएं बंद है, कृपया आप नंबर को जोड़ें। मतलब यहां पे आपको संख्या लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको उनका एवरेज बताना है। तो सावधानी, हाँ, बट वो इतनी हेल्प जरूर कर देगा आपकी कि ताकि आप एक्स्ट्रा अभाज्य संख्या ना लिख पाओ। आइए लिखते हैं, ठीक है। जैसे 44 22, मतलब इसके बीच में 2 2 और उसके बाद आपका क्या है 22 32, यानी कि 3 लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे एक 31 होगा। अब कुछ लोग 33 भी जल्दबाजी में ले सकते हैं, फिर वो गलत हो जाएगा। फिर आपका 41 होगा और यहाँ पे आपका 41 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 43 47। कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं मैं भी क्या? नहीं, सही है। तो ठीक तो है भाई। अच्छा, मैंने कैसे वहां पे 2 2, मतलब 5 ही अभाज्य संख्या होंगी, तो इनको जोड़ लीजिए। 7 3 10 1 11, 1 12, 7 19, बच गया 1। तो 4 4 8, 4 3 12, 4 16, 3 19, यानी 199 आ गया। औसत निकालना है। टोटल 5 संख्याएं हैं तो 5 का भाग लगा दोगे। देखो 40 से कम है, ठीक है, 40 से कम है 1/5, यानी कि 0.2 की कमी है। तो 39.8 क्या होगा? आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेंज कल को कुछ और भी हो सकती है, जैसे 50 से 80 दिया जा सकता है, या फिर ऐसा नहीं कि जरूरी है ऐसे ही मिलेगा भाई। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं कि 45 से लेकर 52 के बीच, अरे ये तो बहुत छोटा हो गया, 72 के बीच में, ठीक है। तो आपको फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा? अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी बकायदा, ठीक है। आ जाओ, आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। नहीं, कई बार क्या होता है ना, अपने ही कैलकुलेशन पे कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। आंसर बताइए। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बताएं। तो 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? सॉल्व करके बताइए। अब यहां पे क्या है भैया? MDH/W। कितने लोग काम कर रहे हैं? 25 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है। कितने दिन में? बोला गया है 8 दिन में। और प्रत्येक दिन ये क्या करते हैं? 15 घंटे। MDH/W, देखो वर्क नीचे आएगा, बस ये ध्यान रखना है। यहां पे काम क्या है भाई? बोला गया 5 यूनिट काम को कर रहे हैं, तो यहां पे 5 आ जाएगा। इधर बोला गया है काम हमारा 10 यूनिट है,
पूछा क्या जा रहा है, कितना दिन लगेगा, आदमी कितने हैं 12, दिन हमने मान लिया t, और उसके बाद जो है समय दिया गया है 20। भाग वाग लगा दो, जो भी डिवाइड हो फटाक फटाक से डिवाइड कर दो भाई। 5 से डिवाइड करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा ये 2 बार, 5 से डिवाइड करूंगा ये 3 बार, ठीक है। 8 तियां 24 से 12 दूनी 24 गया, तो टाइम कितना लग जाएगा इन लोगों को, 25 दिन। कितना समय लगेगा, 25 दिन का समय लगेगा, ठीक है। 25 डेज आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करके बताइए। तो वैसे देखो प्रश्नों में आपको बस यही ध्यान रखना है, वर्क नीचे आएगा, बाकी सब ऊपर, MDH/W। इसका आंसर बताइए। किसी विशेष परीक्षा में एक क्लास के विद्यार्थी के औसत अंक 80 हैं। यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया जाए, मतलब 5 विद्यार्थी हटा दिए गए और उनकी जगह 5 विद्यार्थी आ गए, ठीक है, हटा दिया जाता, अच्छा नहीं, उनको हटाया गया तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 हो गए, मतलब 10 से बढ़ गए। तो पूछा गया है लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। एवरेज मैंने पढ़ा रखा है, पूरा टॉपिक 7 घंटे की क्लास है, आप सर्च करिएगा एवरेज बाई अमित सर, वीडियो देखो पढ़ो, क्योंकि मैं यहां पे शॉर्टकट ही बताऊंगा, ठीक है। सुनना, देखो एवरेज पे ध्यान दो, ये 80 40 90 जो गए हैं बाहर, ये 40 अंक छोड़ के गए भाई। 5 विद्यार्थी 40 अंक छोड़ के गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग बचे हैं उनका एवरेज 10 से बढ़ गया है। उनका औसत हो, इससे एक बार इसकी तुलना, एक बार इसकी तुलना, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भाई, मतलब यहां पर अब देखो जल्दबाजी में 20 मत बता देना। ये n क्या है, जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, शेष विद्यार्थी हैं ये। तो शुरुआत में कितने विद्यार्थी थे भैया, 5 तो छोड़ के चले गए हैं ना, तो परीक्षा लिखने वाले टोटल 25 स्टूडेंट थे, 25 विद्यार्थी थे जो परीक्षा लिख रहे थे। अब देखो मुझे पता है, क्योंकि कई लोगों ने बता नहीं पाए, मतलब ठीक है, इसका मैं बेसिक अप्रोच भी बता देता हूं, बिल्कुल बेसिक तरीका भी आपको समझा देता हूं। बट देखो भैया टॉपिक सही से पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर आप मतलब पेपर में समय आपको कम पड़ सकता है फिर, ठीक है। समझा रहा हूं बिल्कुल बेसिक क्या होगा। आपको नहीं पता कितने विद्यार्थी थे, हमने मान लिया n थे। अब यहां पे ये n वो वाला n नहीं है, बोला गया 5 चले गए जिनका औसत 40 था, ठीक है। अब जो बच गए यानी कि जो n-5 बचेंगे, इनका औसत अंक 90 है, सवाल खत्म, गुणा भाग करा लो। तो ये 80 और ये 90 यानी कि 10 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूर्णांक पूर्णांक को देख लो भाई, ये इधर लेके गए हैं तो ये आपका माइनस का 450 और ये आपका आएगा 200, तो इसकी वैल्यू 250, n का मान 25। मैंने एक लाइन कैलकुलेशन वाली यहां पे गायब करी है, गायब नहीं करी है, मतलब वो मैंने कैलकुलेट वैसे ही कर दिया है। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। हमने मान लिया शुरुआत में n थे, उसमें से 5 गए तो बचे n-5, ठीक है। और कोई तरीका बताऊं, लो तरीका बहुत है, ठीक है, तरीके भैया बहुत है। सुनो, जो गए, ठीक है, जो बाहर गए हैं तो उनका औसत अंक 40 है, जो बचे हैं उनका औसत अंक 80 है, पूरे क्लास का औसत अंक सबको मिला के 80 था, ठीक है। तो यहां पे आपका एलिगेशन हम लोग लगा रहे हैं भाई, कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा, ठीक है। टोटल 5 विद्यार्थी हो गए, ये जो बाहर गए हैं 5 दिया गया है, तो 5 की वैल्यू 5 × 5 25 हो जाएगा। आंसर बताइए इसका क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं।
सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये तो नॉर्मल आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, भिन्न का जोड़ दिया गया है और एक डाटा उसमें से घटाया गया है, तो आपको बताना है यहां पर क्या आएगा। द वैल्यू ऑफ 1/7 प्लस का 2/7 प्लस का 5/14 प्लस का 4/7 माइनस का 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या है, इसका मान क्या होगा, बताओ बताइए। तो यहां पर क्या होगा भैया, इनका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 14, ठीक है, एलसीएम 14 आ गया, कैलकुलेट करना शुरू कर दो। ये आपका 2 आ जाएगा, 2 गुणे 2 यानी कि 4 आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा और प्लस का 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 7 तियां 21 नहीं 14 तियां 42 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ घटा लो, 8 2 10 9 19, तो 42 में से 19 यानी कि 19 आपको घटाना है। चलो लिख देता हूं, 19 माइनस का 42 बटे में आ जाएगा 14 यानी कि 14, तो यहां पे आपका 23 बचेगा, वो बचेगा नेगेटिव, तो माइनस का 23 बटे 14 यानी कि माइनस का 23 डिवाइडेड बाई 14। ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल दिखेंगे आपको, ऐसे भी प्रश्न पेपर में दिखाई पड़ेंगे, तो इस चक्कर में मत रहना कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा मतलब कठिन सा सवाल देखने को मिलेगा भैया, क्या समझे। आओ इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। केतन ने 170 कुर्सियां बेची और 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, बताइए। अब देखो यहां पे इस सवालों में क्या किया जाता है, ये वो वाला सवाल नहीं है, ठीक है, कि इसका क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। आपको बस ये देखना है लास्ट में जिक्र किसका है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, देखो इसीलिए टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, बेसिक तरीका थोड़ा बड़ा जाता है, ये कभी आंसर गलत इसमें नहीं होता है। तो आपने लिख लिया सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया गया है, तो जो ये वाला पहला वाला डाटा वो सेलिंग प्राइस हो गया, प्रॉफिट आपका 95 हो गया। अब मुझे बताओ सीपी क्या होगा। अब देखो कई लोग ये रटते हैं सीपी एसपी माइनस का प्रॉफिट, अरे सीधी सी बात है, अगर मैं कोई सामान 5 रुपए में बेच रहा हूं और मैं कहता हूं मुझे 1 का फायदा हो रहा है, तो मतलब 4 में खरीदा रहा होगा, ये समझो, रटो नहीं कि सीपी एसपी एसपी, फिर पेपर में सब मिक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये आपका आ गया 6 और यहां पे 16 में से 9 घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा भैया, 7 यानी कि 7 आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 95 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 76 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कराएंगे, तो 19 से डिवाइड है 5 बार, 19 से 4 टाइम, तो 500 बटे 4 यानी कि 125%। सवाल खत्म, ठीक है। अब कई लोग देखो यही वैल्यू सेट करने लग जाते हैं, इसको बेचा, इसको खरीदा, ये किया वो किया। ये जो तरीका बता रहा हूं, कभी यहां पे अगर कुछ भी लिखा होगा ना, जैसे कई बार बोलेगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये आपका सीधा सीपी होगा उस केस में, अगर ऐसा दिया गया कभी तो, ठीक है। और देखो आपको यही चीज करना है भाई, जो सवाल आपसे नहीं बना या फिर जिसमें आपको समय ज्यादा लग गया, आप देखो उसमें आप कहां पर अटक रहे थे, उसको थोड़ा सा चेंज करिए, ठीक है। बाकी इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और क्लास के बाद या फिर क्लास के पहले सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। ये थोड़ा सा आप अपने साइड से इवेंट को देखो, जैसे जो नेक्स्ट डे वाली क्लास होती भाई, उसको आप लाइक कर सकते हो, ये सब भी नहीं करते हो, फिर कहोगे कि सर। एक क्लास में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है क्लास छोड़ देते हैं। अब देखो ये भी एवरेज का अच्छा सवाल हो जाएगा अगर बिल्कुल बेसिक से करोगे।
कंसेप्ट वाइज बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है और आसान है। अब वो आपको टॉपिक जिसको पढ़ना है तो आप टॉपिक उसको देखिए, जो क्लासेस वाईटी पे उसको पढ़िए। कंसेप्ट पूरा पढ़ना है तो फिर आप जो है मतलब अगर आपको लगता है आपकी मैथ तैयार नहीं है तो आगे भी पेपर देना है तो आप अपना टॉपिक क्लियर करो। आइए समझते हैं, देखो मैं समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। अब फिर से हम लोग यहां पे क्या करेंगे भैया, सिर्फ और सिर्फ हम एवरेज पर ध्यान दे रहे हैं। एवरेज को हमने हाईलाइट कर लिया, बट ध्यान उस पर दे रहे हैं, वो तो आपको दिखे इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। बोले पेपर में कंप्यूटर पे कैसे हाईलाइट करूंगा। देखो इन्होंने क्या बोला है, जिनकी औसत ऊंचाई इतनी है वो क्लास छोड़ देते हैं और 5 अन्य, भैया 5 गए 5 आए, जो 5 आ रहे हैं। अब देखो मैं यहां से कंपेयर नहीं करा रहा हूं क्योंकि नंबर तो बराबर है। अरे 5 गए 5 आए, लेकिन ये औसत 10 ज्यादा लेकर आ रहे हैं। तो औसत 10 ज्यादा लेकर आने का मतलब है कि इतना जो है सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर ज्यादा आ चुका है। तो भैया न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, पुराना था कितना 150 था, अब ये जो 50 ज्यादा है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में डिवाइड कर दोगे। ये 50 कहां से मिला, 50 विद्यार्थी से। सर नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज नहीं हुए, नहीं हुए, क्यों, क्योंकि 5 गए 5 आ गए, तो कहां से चेंज होगा, वो तो सेम रह गया। तो ये आपका कितना होगा 151। देखो क्वेश्चन और अच्छा बनेगा अगर ये संख्या बदल दी जाए, तो फिर और अच्छा सवाल बनता है। ठीक है, यहां पे 5 की जगह 3 हो, मतलब जाए 3 आए 5, या फिर जाए 5 और आए 3, डिफरेंट हो, तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। यदि दीवार का 10% भाग मोर्टार से भरा हो, मोर्टार का मतलब ये समझ लो बेसिकली मसाला लगा हुआ है। ठीक है, तो 10% मसाला हो गया, मतलब 90% हिस्सा जो है वो ईंट लगाई गई है। तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर माप की आपसे पूछा जाए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो दीवार का आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता दिया गया है और फिर उसके बाद आपको ईंट का भी डायमेंशन बता दिया गया है, तो बीमाएं बताई गई हैं। आपसे पूछा जाए कितने ईंट की जरूरत पड़ेगी। देखो डाटा ऐसे सवालों में ध्यान जरूर देना, ये 8 मीटर है, बट यहां पे ये सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब मीटर सेंटीमीटर दोनों दिया गया है। तो बेटर ये होगा कि आप सबको सेंटीमीटर में बदल लो। बोले गुरुजी मीटर में क्यों ना बदलूं, भाई दशमलव से जितना बच पाओ बच लो। तो सबको आप क्या करो, सेंटीमीटर में बदल के लिखो। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होगा भैया, दीवाल का जो आयतन होगा, जो ईंटें लगाई गई हैं उनके आयतन के बराबर होगा। बट ध्यान रखना दीवाल में 10% एक्स्ट्रा मटेरियल भी लगा है, उसको साइड कर देना है। अब इन्होंने डाटा ऐसा दे रखा है कि अगर कोई कन्वर्ट करने में कुछ गड़बड़ी करता है, जीरो आपका इधर उधर हुआ, तो आपका सवाल गलत हुआ। भाई जीरो अगर कम ज्यादा आपने किए तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा ना। आओ देखते हैं भाई क्या होगा, सुनना। दीवाल का आयतन क्या होगा, देखो ये हो गया 2400 सेंटीमीटर, 800 मीटर सॉरी सेंटीमीटर, और ये 60 दिया गया। अब 90% मतलब हमने इसका 9/10 भाग लिख लिया। ठीक है, ईंट की संख्या पता कर रहे हैं, तो भैया एक ईंट का डायमेंशन कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, भाग वाग लगा दो, सवाल खत्म हो चुका है। 24 से डिवाइड करेंगे 100 बार, 8 से डिवाइड करोगे 100 बार, 12 से डिवाइड करोगे 5 बार, एक जीरो से ये जीरो उड़ा दो, 9 पचे 45 हो गया, और इसके बाद 3 जीरो लगा देना है, 1 2 3 जीरो बचा है। ठीक है, किसी का अगर गलती से 4 जीरो बच जाएगा तो आप डी बता दोगे, गलत हो जाएगा। 1 जीरो ज्यादा कहीं इधर उधर कर दिया, मतलब अगर आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया, किसको भाई यहां पे ये जो मीटर सेंटीमीटर दिया गया, तो आपका आंसर फिर गलत आना तय है।
चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको देखो इस चैनल पे, इस चैनल का नाम क्या है, रेल बुक स्टडी। तो आप सभी लोग ना, मतलब जब क्लास आए देखने तो एक बार सर्च कर लिया करो रेल बुक स्टडी, ठीक है, और उसके बाद चैनल पे आओ। तो यहां पे रेलवे, इसको हमने रेलवे के लिए अलग ही कर दिया है। जैसे कल को यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल आता है, तो मेरा जो अमित सर मैथ्स नाम से चैनल है वहां पे उन सबकी क्लासेस होंगी, यूपीएसआई वगैरह की। बट रेलवे का कुछ भी कंटेंट डलेगा, पीवाईक्यू हो, सब कुछ वो इधर अलग रहेगा, क्योंकि रेलवे के कई सारे एग्जाम होते हैं, उसके पीवाईक्यू बहुत सारे हैं, तो वो सब खिचड़ी ना बन जाए, इसलिए इधर हमने एक अलग चैनल आपका डेडिकेटेड रेलवे के लिए कर दिया है, कि आगे भी जो एग्जाम होंगे, क्योंकि देखो अब जो कंटेंट यहां पे जाता जाएगा उसका जो है प्लेलिस्ट बनता जाएगा। तो बाद में आज से कोई एक साल बाद भी तैयारी करना चाहेगा, तो जैसे उसको क्या करना हुआ, 2022 का पीवाईक्यू देखना हुआ तो अपना देख लिया। तो आप अपने दोस्तों को रेल बुक स्टडी के बारे में बताएं कि भैया रेलवे के लिए मैथ पढ़नी है, फिलहाल तो मैथ ही है, बाकी आगे देखते हैं। तो रेल बुक स्टडी पे जरूर आए और सवाल बनाएं। इसको लगा डाला तो पेपर में आपको एक सवाल मतलब आपका बन जाएगा। आप क्या समझे, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा, धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये क्या बता रहे हैं, मैंने देखो ऐसे सवालों का डायरेक्ट तरीका भैया आपको बता रखा, टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ो। अगर अनुकूल और प्रतिकूल में समय का अनुपात दिया गया है तो नाव और धारा की चाल का अनुपात क्या होता है, एक बार इन दोनों को जोड़ लो, एक बार घटा दो, बात खत्म, ठीक है। अब इन्होंने आपको क्या बताया यहां पे, ठीक है, इन्होंने आपको ये बताया है 3 की वैल्यू इन्होंने 3 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अनुकूल दिशा में नाव की चाल, नाविक की चाल क्या होगी, तो x + y 4 होगा। क्या होगा, x + y आपका 4 होगा, ठीक है। अब देखो बाकी जो कुछ इस तरह के कंसेप्ट वाले ये 9/2 वगैरह कहां से बता रहे हो भाई, ऐसे उल्टे सीधे काम करोगे, 9/2 गलत है। अब देखो क्योंकि इतने सारे लोगों ने गलत किया तो मुझे अब बेसिक भी इसका बताना पड़ेगा, क्योंकि क्लास आप लोगों के लिए है। आपका आंसर गलत है तो फिर मैं डायरेक्ट कंसेप्ट बता के करूंगा ही क्या, समझो। आ जाओ बोर्ड पे। अब देखो ये हो गया धारा की दिशा और ये हो गया विपरीत दिशा। इन्होंने क्या बोला है, प्रतिकूल दिशा में 2 गुना समय लगता है, तो टाइम का रेशियो है 1:2। पूरा समझा रहा हूं क्यों वैसा होता है। तो भैया चाल का अनुपात क्या होगा, समय के अनुपात का उल्टा होता है, यानी कि 2:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब x + y बटे में x - का y, ये आपका 2/1 के बराबर है। अब इतना सा काम कर लेना, जब आप तिरछा गुणा कराओगे तो यहां से आपको x/y, या फिर आप जब यहां पे योगांतरानुपात लगा दोगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, x/y आपको 3/1 मिलेगा। x का मान इन्होंने 3 दे ही रखा है, नाविक की चाल, y 1 हो गया, तो अनुकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 4। अब बताओ ये बेसिक तरीका है, इसमें मतलब क्या ऐसा था आप गलत कर दिए 9/2। अब पेपर में जब ये सवाल आया होगा तो आप क्या कहोगे भाई, कैसे बताओगे, बहुत कठिन प्रश्न था। भैया क्वेश्चन तो सिंपल ही है, बस आप देखो आप उसमें क्या कर रहे हो। इसका आंसर बताइए क्या होगा, लैंग्वेज का खेल। एग्जामिनर ने क्या किया, लैंग्वेज से आपको घुमाया है, परेशान किया है। तो कैलकुलेट करें और बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। पिछले साल एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, बताएं, सॉल्व करके बताइए। सभी लोग कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, बताएं। अब देखो ये सवाल कहां पे पूछा गया है, आरआरबी एएलपी में। परसेंटेज का बेसिक सा क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज की वजह से आप अटक रहे हो, कई लोगों को पता ही नहीं चल रहा होगा करना क्या है। ठीक है, तो भैया ऐसे एक आध दो सवाल आ गया, हो गया ना काम, जबकि है इसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो जिन लोगों का पेपर है, देखो जितने मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं सारे के सारे आपको करने हैं, और वो संख्या जैसे मैंने बोला था 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो 30 मॉडल पेपर आपको कराऊंगा। ठीक है, तो वो 30 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी दिन मैंने मैराथन क्लास लगा दी 3 घंटे की, तो वो 2 मॉडल पेपर के बराबर हो जाएगा। उसमें 50-60 क्वेश्चन कर लिए, आओ बोर्ड पर। बोर्ड पर नहीं मतलब देखो, देखो इन्होंने क्या बोला है भैया, पिछले वर्ष एक स्कूल में इतने लड़के थे, संख्या में इतने की कमी आई है। ये क्या करें, तो सिंपल, बहुत मतलब कंफ्यूज आपको करता ही नहीं हूं मैं, सीधा समझा रहा हूं। बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175% है। अगर लड़के 100 हैं तो ये 175 है। अनुपात निकालो, 25 से डिवाइड करोगे 4 बार और 25 से डिवाइड करोगे ये आपका 7 बार। गुरु लड़कों की संख्या आपके सवाल में बताई गई, बोले सर कहां दी गई है, देखो कहां दी गई है। बोला गया 610 लड़के थे, 20% की कमी आई तो 4/5 बचेंगे, यही तो होगा, 4/5 यहां पर बचेंगे। तो 5 से डिवाइड करोगे ये आपका 122 गुणे 4 आ गया। अब देखो मैं गुणा नहीं करा रहा हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 122 गुणे 4, इतने लड़के हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो भैया लड़कियों की संख्या भी क्या होगी 100। देखो ये 122 गुना दिख रहा है कि नहीं, तो लड़कियों की संख्या भी 122 गुना हो जाएगी। 12 सते 84, 840 में 14 जोड़ दोगे तो 854 हो जाएगा। तो 854 क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ सवाल आसान है बट आंसर कम लोगों ने बताया ना, जबकि ये सॉल्व मतलब सबसे होना चाहिए था, सिंपल ही डाटा था। लड़के पहले 610, 20% की कमी आई, आपने तुलना करा लिया, अनुपात इन्होंने बता रखा था। आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और देखो जो अगले दिन का, भाई जैसे आप YouTube पे कभी टहल घूम रहे हो, नेक्स्ट डे का जो क्लास है ना उसको इन एडवांस लाइक कर दिया करो। ठीक है, वो सेशन तुरंत लग जाता है। जब दिन में आपको समय मिले तो आप एक बार रेल बुक स्टडी सर्च करके, इतना छोटा मोटा मतलब जो 2-4-5 सेकंड का काम है भाई, आप मुझे लगता है ये कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। संयोजित होने का मतलब है, ये सवाल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है 12 साल में पैसा क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अच्छा पावर देखो 2 गुना का मतलब 2 की पावर 1 है, फिर ये आपसे कह रहे हैं 8, तो आप ये देखो पावर क्या है 2 की घात ये 3 है। तो जितने गुना घात होती है ना उसका ही गुणा आप समय में कराते हो। क्या होता है, पावर जितने गुना हो रही, जैसे कल को बोला जाए 2 की घात 5 गुना हमें पैसा करना है, तो घात में 5 का गुणा हो रहा है, कितने से बढ़ रही है नहीं, घात जितने गुना हो रही है उसका गुणा आप समय में करा लेते हो। तो 12 गुणे 3 यानी कि 36 साल में क्या होगा, आपका पैसा 8 गुना हो जाएगा। बट ध्यान रखना ये कंसेप्ट आपका जो है सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। कुछ जानकार लोग हैं, देखो उनका आंसर जो है 48 और 24 भी आ गया है, देखिए, और आप लोगों को लगता है कि नहीं, तो ये तो ऐसा है भाई। तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर पेपर में सिंपल जोड़ घटाव भी पूछ लेगा ना तब भी कुछ लोग उसको गलत करके आएंगे। ठीक है, वो उसको सवाल को निपटा कर आएंगे।
चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। टू जेड माइनस का 5y का होल स्क्वायर प्लस का 5z प्लस का 2i का होल स्क्वायर माइनस का 25z स्क्वायर। अब पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना, थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी नजर दौड़ाया करो, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पे y और z आ रहे हैं तो हम सिर्फ ये देखेंगे स्क्वायर में y कहां कहां पे स्क्वायर में क्या क्या देगा, क्योंकि बाकी जो y z वाला जो टर्म होगा, y z वाला पद होगा, वो तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं ना, तो इसका मतलब वो तो कट ही पिट जाएगा, तो उस पर आपको मतलब कैलकुलेशन भी नहीं करना है। तो ये सिंपल आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर के कंसेप्ट पर आधारित है। मैं बार बार कहता हूं भैया, अगर आपके सिलेबस में अलजेब्रा नहीं है फिर भी आपको बीजगणित के कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि सिंपलीफिकेशन में, सरलीकरण में उसका यूज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहां पे जेड पहले हमें कितना मिलेगा, या फिर वाई देखोगे जो भी मन करे। देखो इसका जब वर्ग कराओगे तो आपको मिलेगा 4z का स्क्वायर और यहां पे प्लस का 25y का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे फिर आपको मिल जाएगा 25z का स्क्वायर और प्लस का 4y का स्क्वायर और माइनस का 25z स्क्वायर वहां पे लिखा गया। अब देख लो भैया क्या क्या हो रहा है, क्या आया है डाटा। जे इससे चला जाएगा तो 29 प्लस का 4 आया है, तो 29y स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर। सवाल खत्म। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अब इसको भी बहुत कम लोगों ने बताया, बताइए इसमें क्या दिक्कत थी। ये तो आसान था ना। तो देखो जब पेपर में बैठे हो आप ना, आप हर तरह से एक्टिव हैं, मतलब आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सिंपलीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। और देखो इसको जल्द ही, मैं चाहता हूं कि ये संख्या हम लोग 30-35 तक लेकर जाएं, उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, ठीक है। मतलब क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी क्लास के बारे में बताइए। तो यहां पे क्या दिया गया, 35 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस का 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू का 9 माइनस 7, और आपसे पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखो यहां पे क्या होगा भैया, सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 12/6 यानी कि 2 आ गया और 25/2 तो ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मझले ब्रैकेट में आपका आ गया 27। 35 में 5 का भाग तो 7 गुणे 26 आ जाएगा, गुणा भाग करा दो, 7 छंगा 42, बच गया 4, 14 और 4 18 हो जाएगा, यानी कि 182 क्या होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा 182 तो है नहीं, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। हमने गड़बड़ क्या करा है, यहाँ पे 26 कहां से आ गया, 26 कैसे आएगा, तो 140 प्लस का 49 यानी कि 189 होगा। छोटे छोटे सवाल में ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, इसी को कहा जाता है सिली मिस्टेक। वो तो ऑप्शन नहीं था वरना काम हो जाता, ठीक है। वो तो ऑप्शन नहीं था वरना फिर तो काम ही हो जाता, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और ये संख्या जो है बहुत जल्दी हम लोग, मतलब क्वेश्चन देखो 30 आज भी थे, बट ठीक है 30-35 सवाल मैं कराऊंगा, बस 1-2 दिन प्रैक्टिस सेट, मतलब 1-2 प्रैक्टिस सेट के बाद ही। तो आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और देखो ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन बोला फिर कमेंट करना बंद कर दिया, भाई क्लास में कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। कुछ आप अपनी तरफ से सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी जिन लोगों के लिए मतलब जिन लोगों को एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए टॉपिक वाइज पढ़ना है तो अमित सर मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे बैच चल रहा है, आप बैच में एनरोल कर सकते हैं कंसेप्ट वाइज क्लासेस, कंप्लीट क्लासेस के लिए, ठीक है। और बाकी पीडीएफ जो है, ये जो क्लास आपकी हो रही वो आपको टेलीग्राम पर रेल बुक स्टडी सर्च करना है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा,
ठीक है, बाकी जो है जो इवेंट लगता है उसको अपना लाइक शेयर कर दिया करो इन एडवांस। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।